नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की भारत में होने वाले एरो इंडिया 2025 में अमेरिका का F-35 और कई एडवांस फाइटर जेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रशियन मेड Su-57 का आपको प्रोटोटाइप देखने को जरूर मिलेगा। DRDO की तरफ से तैयार की जा रही अग्नि प्राइम मिसाइल के प्रोडक्शन को अब बड़े स्केल पर शुरू किया जाएगा। भारत के प्रोजेक्ट 75I की बढ़ी लागत को लेकर के कई बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं एंड ग्लोबल कंटेनर शिप इंडस्ट्री पर चाइनीज मोनोपोली को खत्म करने के लिए साउथ कोरिया की कंपनी भारत के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले एरो इंडिया 2025 की बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है भारत के लिए, जिसे फरवरी 10 से लेकर के 14 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। ये बैंगलोर के अंदर होने वाला एक इंपॉर्टेंट शो है 5 दिन का, जिसमें आपको दुनिया भर के एडवांस फाइटर जेट, एडवांस हथियार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लिस्ट अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक एयरक्राफ्ट की कैटेगरीज में आपको LCA तेजस, Su-30 MKI, राफेल, C-17, ग्लोब मास्टर, C-130J और कई एडवांस UAVs देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिसाइल कैटेगरी में आपको ब्रह्मोस, आकाश, अस्त्रा, नाग और अलग अलग टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल रडार्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो हैं F-21, F-16, SU-57, F-35A, जिसमें SU-57 की बात कंफर्म हो चुकी है कि रशिया इसे जरूर लेकर के आएगा, बिकॉज अब भारत के सामने वाकई एक बड़ा चैलेंज आ चुका है, क्योंकि भारत के सामने एडवांस से एडवांस फाइटर जेट के ऑप्शन आ चुके हैं और रशिया पहले अपने 4th जनरेशन फाइटर जेट लेकर के आने वाला था, लेकिन कैटेगरी को देखते हुए अब 4.5 और 5 जनरेशन वाले फाइटर जेट्स को ही यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रशिया ने कई बार भारत को पुश किया है Su-57 को खरीदने के लिए, लेकिन कई बार Su-57 में कई कमियां भी देखने को मिली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया का कहना है कि हम भारत के लिए इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू करेंगे, इवन भारत के हिसाब से इस फाइटर जेट को कस्टमाइज किया जाएगा। इस फाइटर जेट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात की जाए तो ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह आसानी से एरियल कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और मैरीटाइम स्ट्राइक्स कर सकता है। और सबसे बड़ी बात स्टेल्थ होने की इसकी कैपेबिलिटी के लिए इसमें एक रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग की गई है, जिससे कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है। Su-57 सुपरसोनिक पर फ्लाई कर सकता है विदाउट यूजिंग आफ्टर बर्नर्स और इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर की है। और Su-57 अपने साथ लार्ज पेलोड कैपेसिटी आसानी से कैरी कर सकता है और कई प्रकार के इंपॉर्टेंट वेपन्स ले जा सकता है। फिलहाल चाइना जिस तरीके से अपनी फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करता चला जा रहा है, भारत के पास काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है 5th जनरेशन फाइटर जेट की। बट देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, हमें रशिया या फिर अमेरिका किसकी तरफ जाना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर DRDO अब अपनी मिसाइल कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने निकल के आ रहा है दैट इज अग्नि P, जिसे हम अग्नि प्राइम के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसे बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बताया जाता है, क्योंकि इसे रेलवेज पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात की ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। फिलहाल के लिए अग्नि प्राइम एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर आसानी से स्ट्राइक कर सकती है। और करंटली इंडियन रेलवे जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, पूरे इंडिया को कनेक्ट किया जा रहा है, स्पेशली उन बॉर्डर एरियाज को जहाँ पर कई टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वहाँ पर इस मिसाइल को ले जाना आसान होगा। क्योंकि रेलवेज कनेक्टिविटी होने का मतलब है कि इस मिसाइल को रेलवेज में इंटीग्रेट करते हुए वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है और कभी भी किसी भी वक्त हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। और इस तरीके के मिसाइल सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा डाइवर्स जियोग्राफिकल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अगर ट्रक्स में लगने वाली या फिर कहें रोड मोबाइल वर्जन्स जो मिसाइल्स तैयार की गई हैं, जैसे कि अग्नि के अलग अलग वेरिएंट्स, उनको ले जाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्योंकि अगर उस व्हीकल को हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर भी ले जाकर के दूसरी जगह ले जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आसानी से लैंड कराया जा सके। लेकिन रेलवेज कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठती है, इसीलिए हम अग्नि प्राइम के उस वेरिएंट को बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस होकर के काम कर रहे हैं, जिसे स्पेशली रेलवेज के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है रेल कंपेटेबल ट्रांसपोर्टेटर वेक्टर लॉन्चर। और जैसा हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे
देश के अंदर बड़ी आसानी से हम इस मिसाइल को कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय नौसेना के उस प्रोजेक्ट से सामने निकल के आ रही है जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट 75I। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत का उद्देश्य था कि हम 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को खरीदेंगे और इन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन समय के साथ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत लगभग 2022 में की गई तब इसकी जो अनुमानित लागत थी वो 40,000 करोड़ रुपए यानी कि 4.8 बिलियन US डॉलर थी। लेकिन अब इसकी कॉस्ट 70,000 करोड़ रुपए हो चुकी है, जो कि पहले से डबल यानी कि 8.55 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। और कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट 75 को लेकर के सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I दोनों एक अलग तरीके के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन L&T पर सरकार की नजर गई और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिजेक्ट किया जा चुका है L&T के 70,000 करोड़ रुपए के उस सबमरीन प्रोजेक्ट को, जिसमें 6 एडवांस सबमरीन्स नेवी के लिए तैयार की जानी थी। और आज की हेडलाइंस तो ये भी है कि L&T के CEO की तरफ से जो बयान दिया गया था कि 90 आवर्स वर्क करना चाहिए, इसकी वजह से 70,000 करोड़ रुपए के टेंडर उनसे लिए जा चुके हैं। बट इन दोनों ही बातों का आपस में कोई लिंक नहीं है। हेडलाइंस हमारे सामने आई तो इसलिए हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दक्षिण कोरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दक्षिण कोरिया बेस्ड कंपनी हनवा ओशन कंपनी लिमिटेड अब भारत के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करने जा रही है, ताकि भारत की हेल्प लेकर के भारत में कुछ नई फैसिलिटी सेटअप की जाए, जहां पर कंटेनर्स का प्रोडक्शन किया जा सके, साथ ही साथ ओवरऑल शिपिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अलावा उनके रिपेयरिंग काम को भारत में किया जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दी कि कोरिया की ये कंपनी दुनिया की इंपॉर्टेंट कंपनीज में शामिल है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में काम करती है और आज भी ग्लोबल जो शिपिंग इंडस्ट्री है उस पर कुछ गिनी चुनी कंपनियों की मोनोपोली है और इसमें मोस्ट ऑफ द चाइनीज कंपनी शामिल हैं। लेकिन कोरिया को भी एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां से अच्छे खासे बायलैटरल ट्रेड किए जाते हो, शिपिंग रूट काफी ज्यादा बिजी रहता है और वो रूट भारत को इन्हें मिल चुका है। आ रही इंटरनल रिपोर्ट्स ये हैं कि रिसेंटली कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट उच्च अधिकारियों के साथ भारत की मीटिंग हुई है। वो भारत विजिट करने आए थे। भारत के सामने सभी तरीके के प्रपोजल रखे गए हैं और दोनों देशों के बीच इस चीज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर बात की गई है। अगर हम स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वाकई ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जाता है एशिया, चाइना और साउथ कोरिया से, और इसमें कुछ हद तक जापान का भी नाम शामिल है, जिसमें जापान की कुछ पॉपुलर कंपनीज है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं और ओवरऑल जो बताया जाता है उसके हिसाब से 90% मार्केट इन्हीं देशों के हाथ में है। लेकिन इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 3.5% है, जिससे आने वाले समय में ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री 2033 में 200 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। लेकिन चाइना समय के साथ लार्जेस्ट प्लेयर बनता चला जा रहा है और कोरिया, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ा जा रहा है। इसलिए भारत जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप करते हुए ये काम करेंगे और हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, मरीन इंजीनियरिंग, ये कुछ हाईलाइटेड कंपनीज है जो कि इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, जिसमें स्पेशली हम हुंडई के साथ पार्टनरशिप करते हुए भारत में इस नई फैसिलिटी को सेटअप कर सकते हैं। काफी बड़ी इंडस्ट्री समय के साथ ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि शिपिंग से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सबसे कम आती है। बाकी आपके हिसाब से भारत को ये पार्टनरशिप करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।